नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको चैप्टर याद दिला दूं। बच्चे, हमारा जो चैप्टर आप देख सकते हैं संसाधन एवं विकास, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है संसाधन एवं विकास। तो चलिए बच्चे जरा समझते हैं कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे थे। याद रखिएगा बच्चे, हम पढ़ रहे थे संसाधन के प्रकार, और मैंने आपको ये कहा था कि अलग अलग संसाधन के प्रकार के आधार भी क्या है, अलग अलग हैं। तो मैं आपको निजी संसाधन जो पढ़ा रहा था, स्वामित्व के आधार पे मैं आपको संसाधन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बच्चे आपको निजी संसाधन बताया था, फिर मैंने सामुदायिक संसाधन बताया था, फिर राष्ट्रीय संसाधन बताया था। अब जरा समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन को। सभी बच्चे याद रखेंगे, हमारा अगला जो संसाधन का प्रकार है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन याद रखेंगे बच्चे सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र, किसी एक राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। तो सभी बच्चे ऐसे भी याद रखिएगा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों पर नियंत्रण करती है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। क्लियर है बच्चे? कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संसाधनों पर नियंत्रण रखती है, जो संसाधनों पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि कुछ ऐसे भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कुछ संसाधनों पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों पर नियंत्रण रखेगी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्लियर है बच्चे? लेकिन प्रश्न है कि कहां पर यह अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है अस्तित्व में आती है। जैसे मान लीजिए बच्चे कि किसी देश का तट है, क्या है, किसी देश का तट, तट मतलब समुद्री किनारा, ठीक है बच्चे। तो किसी देश के तट से आप 200 किलोमीटर का एरिया से परे, पूरी बात समझ में आई? से परे का मतलब है आगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी तट से 200 किलोमीटर के एरिया में आप जाएंगे और उससे परे यानी 200 किलोमीटर से जो आगे का क्षेत्र होगा बच्चे, आप याद रखिएगा। एक्चुअली बच्चे मैंने आपको बताया था समुद्री मील, याद रखिएगा कि तट से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील से परे। तो इसका मतलब है कि किसी भी देश के तट से आप 200 समुद्री मील अंदर चले जाएं, उसके बाद जो पड़ता है उस महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। याद रखिएगा बच्चे, से परे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि इस पर किसका अधिकार होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, और ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगी। फिर से सभी बच्चे याद रखिएगा कि किसी भी देश के समुद्र तट से आप 200 समुद्री मील अंदर चले जाएं, उसके बाद 200 समुद्री मील से आगे का जो एरिया होगा उस पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता। तो जब बच्चे किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होता, इसका मतलब है वहां कौन काम करेंगी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, और उन्हें क्या कहा जाता है, हम उन्हें कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है बच्चे? चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब जरा सोचते हैं और अगला आधार क्या है संसाधनों का। तो बच्चे हमारा जो अगला आधार है वो है आपको विकास के स्तर पे आधार पर। याद रखिएगा बच्चे, अगला हमारा आधार क्या है, विकास के स्तर के आधार पे। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप समझ चुके हैं, ठीक है। हमारा अगला आधार है बच्चे विकास के स्तर के आधार पर। इसका मतलब है अब जो हमें संसाधन का प्रकार देखना है वो किसके आधार पर देखना है बच्चे, विकास के स्तर पर, मतलब विकास के स्तर के आधार पर। तो चलिए जरा इसको भी सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो संसाधन है वो है संभावी संसाधन। याद रखेंगे बच्चे, विकास के स्तर के आधार पर जो हमारा पहला संसाधन है हम उसे ही कहेंगे
संभावी संसाधन। क्या कहेंगे बच्चे? संभावी संसाधन। चलिए समझना शुरू करते हैं कि संभावी संसाधन है क्या। बच्चे याद रखिएगा, ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है पर उपयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा बच्चे कि संभावी संसाधन क्या है? जो किसी भी देश में विद्यमान है। विद्यमान का मतलब है बच्चे स्थित है किंतु उपयोग में नहीं है। किंतु उपयोग नहीं किया गया है। किंतु उपयोग नहीं किया गया है। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि संभावी संसाधन क्या है, तो आप कहेंगे बच्चे कि वैसा कोई भी संसाधन जो किसी भी देश में विद्यमान है, स्थित है, उस देश में मौजूद है, लेकिन हमने अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है। और अगर आपने उपयोग नहीं किया है, इसका मतलब ये क्या है? संभावी संसाधन है। तो जरा समझते हैं बच्चे कि ठीक है, चलो उपयोग नहीं हुआ है तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। तो बच्चे एक बात याद रखेंगे सभी लोग कि राजस्थान एवं गुजरात जैसे राज्य में पवन ऊर्जा की बहुत संभावना है। पवन ऊर्जा की बहुत संभावना है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा संभाव्य संसाधन है। और पवन ऊर्जा के बाद एक और चीज याद रखेंगे बच्चे, सौर ऊर्जा, यानी वो सौर ऊर्जा से भी बिजली बना सकते हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत ही संभावना है। इसका मतलब है ये संसाधन है तो, किंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? और इसी को हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम बच्चे अगले संसाधन पर चलते हैं। हमारा जो अगला संसाधन है वो है बच्चे विकसित संसाधन। क्या है संसाधन का नाम बच्चे? विकसित संसाधन। अब हमें यह समझना है कि विकसित संसाधन क्या है। चलिए तो हमने पहले संभावी संसाधन समझा, अब जरा विकसित संसाधन को भी समझते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित कर चुकी है, उसी को क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। इसका मतलब है ऐसा संसाधन है बच्चे जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। याद रखेंगे, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है। मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है, आप उसी को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। फिर से समझिए सभी बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए विकसित संसाधन क्या है, तो बच्चे आप कहेंगे किसी देश में या किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब बच्चे सर्वे, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसकी मात्रा मतलब वो कितने मात्रा में है, कितनी पाई जा रही है, और उसके गुणवत्ता का भी निर्धारण हो चुका है, आप उसी को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब जरा सोचिए कि हमने यहां तक तो सीखा, अब हमें अगला देखना है, अगला कौन सा संसाधन है। तो याद रखिएगा बच्चे, भंडार। याद रखेंगे, पहले मैंने आपको क्या सिखाया? पहले मैंने आपको बताया बच्चे, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, संभावी संसाधन, फिर मैंने दिखाया विकास के संसाधन। अब जरा समझते हैं कि भंडार, और अब भंडार क्या है थोड़ा ये भी समझ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चे पहले मैं इसे मिटा दूं, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। अब जरा देखते हैं कि भंडार क्या है। आप बच्चे वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख भी लेंगे, और जैसे मैं बोल रहा हूं बस मेरी बात को अच्छे से सुनते रहें, आपको सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बच्चे अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चे, चलो अगला समझते हैं भंडार के आधार पर। ठीक है, अगला संसाधन क्या है? भंडार। बच्चे भंडार का मतलब क्या होता है? रखना, किसी भी चीज को रखना। तो चलिए सीखते हैं कि भंडार क्या है। याद रखिएगा कि पर्यावरण के वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। याद रखेंगे कि पर्यावरण के वे पदार्थ, इस बात को जरा समझिए बच्चे कि पर्यावरण के वे पदार्थ, पर्यावरण के वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की
पूर्ति कर सकते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भंडार का मतलब क्या है कि पर्यावरण के, मैं उन पदार्थों की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, पर्यावरण के वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से क्या है, बाहर है। इस बात को याद रखिएगा, किंतु प्रौद्योगिकी के प्रभाव, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण पहुंच से बाहर है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि पहुंच से क्या है, बाहर है। तो हमने देखा कि भंडार वैसे संसाधन है जिसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है और प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से क्या है बच्चे, बाहर है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भंडार के आधार पर संसाधन क्या है, तो हम सिंपल कहेंगे कि वैसे संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद हैं या वैसे पदार्थ जो पर्यावरण में मौजूद हैं और मानव की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तकनीकी, प्रौद्योगिकी, मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से हम क्या करें, इस संसाधन का उपयोग कर पाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जैसे कि जल। आप सभी जानते हैं कि जल का रासायनिक फॉर्मूला है H2O। बच्चे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में क्या है, एनर्जी है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील है और दोनों में एनर्जी है, तो क्या हम जल से ऊर्जा नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा को निर्माण कर सके। इसका मतलब है कि जो जल है वो हमारा क्या है, भंडार संसाधन है। जिस दिन हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीकी आएगी, हम जल से भी ऊर्जा बनाना क्या करेंगे बच्चे, शुरू करेंगे, जिससे पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों पर हमारी निर्भरता भी क्या होगी, कम होगी। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, चलिए अब अगले संसाधन की ओर चलते हैं और हमारा अगला संसाधन है बच्चे संचित कोष। क्या है अगला संसाधन? संचित कोष। तो चलिए जरा सीखते हैं कि संचित कोष क्या है बच्चे। संचित कोष, ठीक है, याद रखेंगे कि संचित कोष जो है भंडार का ही हिस्सा है। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि संचित कोष किसका हिस्सा है, भंडार का ही हिस्सा है। संचित कोष क्या है बच्चे, भंडार का ही हिस्सा है। तो हमें यह देखना है कि ठीक है, चलो संचित कोष भंडार का ही हिस्सा है, पर किस सेंस में, इससे अर्थ क्या निकलेगा? तो याद रखिएगा कि इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में लाया जा सकता है, पर हुआ नहीं है। याद रखिएगा कि ये भंडार का ही हिस्सा है और तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में आ सकता है। तकनीकी से प्रयोग में आएगा, तकनीकी से क्या है बच्चे, प्रयोग में आएगा, किंतु उपयोग नहीं हुआ है। उपयोग क्या है बच्चे, नहीं हुआ हो। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए संचित कोष संसाधन क्या है, तो हम कहेंगे संचित कोष संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। लेकिन भंडार में क्या था कि प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण ये पहुंच से बाहर था, पर संचित कोष में क्या है कि तकनीकी के प्रयोग में ये आ जाएगा। क्लियर है? किंतु अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि संचित कोष के में हम रखे हैं और तकनीकी ज्ञान से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यह कब किया जा सकता है, भविष्य के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो फिर हमने इसको किसके लिए लिखा है, भविष्य के लिए। बच्चे जैसे इसका अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे तो क्या है बेटा, जल ऊर्जा। क्या है, जल ऊर्जा। याद रखिएगा कि भारत में बड़े पैमाने पर नदियां हैं, नदियों की कोई कमी नहीं है और सभी जनरली हिमालय से निकलती हैं, पठारों से निकलती हैं, तेज ढाल से बहती हैं। इसका मतलब है कि नदियों की पानी में गति भी है। तो हम इस पानी से क्या कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा बना सकते हैं। तो जो नदी में जो जल का जो ऊर्जा है वो हमारे पास संचित कोष है, तकनीकी है, हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हमने अभी लाया नहीं है। हम इसका कब प्रयोग करेंगे बच्चे, भविष्य में। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए बच्चे अभी हम लोगों ने क्या किया कि संसाधनों का
पूरा प्रकार सीखा और इसके अलग अलग आधार पे सारे प्रकार को सीखा और जितने उदाहरण थे हमने सब चीजों को सीखा। अब जरा सीखते हैं कि संसाधनों का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चे हमारा जो अगला पॉइंट है, सभी बच्चे याद रखेंगे, संसाधनों का विकास। तो पहले मैं क्या करूं, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आप सभी बच्चे पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए मैं मिटाता हूं और अब चलते हैं संसाधनों के विकास पर। पूरी बात समझ में आई बच्चे ना? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का विकास। लुक एवरीवन, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे, संसाधनों का विकास। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं संसाधनों का विकास। तो बच्चे पहले मैंने आपको क्या बताया कि संसाधन को मानव ने अपने लिए उपयोग किया है। ठीक है, पर्यावरण से अंतरक्रिया करके। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जीवन की गुणवत्ता के लिए संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे कि हमारा जो जीवन है, अगर उस जीवन की गुणवत्ता की बात की जाए, जीवन की गुणवत्ता की बात की जाए, तो जीवन की गुणवत्ता के लिए क्या है, संसाधन बहुत ही क्या है बच्चे, आवश्यक हैं, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सकें, सारी सुविधाएं आपके पास हो। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जीवन की गुणवत्ता के लिए संसाधन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये नहीं भूलेंगे कि संसाधन किसकी देन है। तो बच्चे याद रखेंगे कि संसाधन प्रकृति की देन है। हम इस बात को भी याद रखना है कि ठीक है, जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट। लेकिन हमें याद रखना है कि संसाधन किसकी देन है बच्चे, तो हम क्या कहेंगे, संसाधन प्रकृति की देन है और मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। इस बात को भी आपको याद रखना है बच्चे कि मानव ने क्या किया है, इसका अंधाधुंध उपयोग किया है अपने फायदे के लिए। तो हमने देखा कि मानव ने इसका क्या किया है, अंधाधुंध उपयोग किया है। ठीक है बच्चे, यहां मानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता के लिए ये आवश्यक है संसाधन, पर संसाधन है तो प्रकृति की देन है। अब बच्चे अगर संसाधन प्रकृति की देन है, फिर भी मानव ने अपने फायदे के लिए क्या किया है, इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। और बच्चे याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो फिर क्या जन्म लेंगी, समस्याएं। तो याद रखिएगा कि कई समस्याएं पैदा हुई है। इसका मतलब है कि हमने पर्यावरण में अपने फायदे के लिए बहुत सारी क्या कर दी, समस्याएं भी पैदा कर दी। क्लियर हो गया बच्चे? अब जरा देखते हैं क्या किया। तो बच्चे याद रखिएगा कि पहले तो लालचवश संसाधनों का उपयोग, लालचवश संसाधनों का उपयोग। हमें इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि हमने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है और उस अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से पर्यावरण में कितनी असंतुलन हुई है, कई समस्याएं पैदा हुई हैं। तो समस्याओं को अगर मैं पॉइंट्स में आपको सिखाऊं तो पहले क्या किया है कि हमने संसाधन का लालचवश अंधाधुंध उपयोग किया है। तो बच्चे अगर हम लालचवश संसाधनों का उपयोग करेंगे, सिर्फ अपने फायदे को देखेंगे, तो क्या समस्याएं पैदा नहीं होंगी? तब भी समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, अच्छा फिर एक बात याद रखिएगा बच्चे, संसाधन समाप्त भी तो होती है। तो याद रखिएगा कि संसाधन समाप्त हो उससे पहले सभी को मिलना चाहिए। तो संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए हैं। एक ये भी प्रॉब्लम है बच्चे कि संसाधन कुछ लोगों के हाथ में है, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में है, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में है, तो वो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं और बाकी आप देखिए बड़े पैमाने पर लोग क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, अपनी आवश्यक सुविधाओं के लिए ही मेहनत करते जाते हैं। तो हमने ये देखा कि अंधाधुंध उपयोग से पहले समस्याएं क्या पैदा हुई कि लालचवश लोगों ने संसाधनों का बहुत उपयोग किया। ठीक, फिर ये देखा गया कि संसाधन क्या है, कुछ लोगों के हाथ में आ गए, और जब कुछ लोगों के हाथ में आ गए तो फिर याद रखिएगा बच्चे कि समाज में अमीर गरीब का भेद हो गया। याद रखेंगे कि समाज में क्या हो गया, अमीर गरीब का भेद हो गया। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कुछ लोगों के हाथ में ही संसाधन आ गए, बड़े पैमाने पे जमीन जायदाद रुपए पैसे
खनिज वगैरह आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि समाज में कुछ लोग अमीर हो जाएंगे मुट्ठी भर, और बड़े पैमाने पर लोग क्या रह जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी तो हमें परेशान करेगी। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि इसकी वजह से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट भी तो पैदा हो गया है। तो हमने देखा कि संसाधनों के इस तरह अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक, बच्चे वैश्विक का मतलब है पूरे विश्व के लिए, तो हमने देखा कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट भी पैदा हो चुका है। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि वैश्विक पारिस्थितिकी क्या हो गया है, संकट भी पैदा हो चुका है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या हुआ होगा, जरा सोचिए बच्चे। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, जलवायु उष्मीकरण। आप ये देखिए बच्चे, कहते हैं ना जलवायु उष्मीकरण, हम उसी को क्या कहते हैं, वैश्विक तापन। क्या कहते हैं बच्चे, वैश्विक तापन। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर वैश्विक तापन बढ़ रही है। ठीक है बच्चे, वैश्विक तापन के साथ साथ अगर आपने केयर किया होगा तो ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। देख रहे हैं बच्चे, ओजोन परत को भी क्या हो रही है, क्षय हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए हम लोग प्रकृति को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बच्चे देख सकते हैं कि ओजोन परत को क्षय हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रदूषण, बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी तो फैल रहा है। तो देख सकते हैं बच्चे कि प्रदूषण आदि। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मानव सभ्यता ने संसाधनों के इतने ज्यादा दोहन से प्रकृति के लिए क्या पैदा कर दी है, समस्या पैदा कर दी है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो रहा है कि अगर आपने संसाधन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है बच्चे, तो इससे क्या है, एक और समस्या पैदा हो रही है, और उस समस्या को क्या कहते हैं बच्चे, भूमि निम्नीकरण। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उस समस्या को, भूमि निम्नीकरण। तो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर भूमि निम्नीकरण की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं और कई क्षेत्रों में पैदा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को हमने अपने फायदे के लिए क्या किया है बच्चे, डिस्टर्ब ही तो किया है। चलिए, यहां तक हम चीजों को अच्छे से सीख चुके हैं ना। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा बहुत ही आवश्यक है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। कहा गया है कि जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति के लिए, जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत उपयोग होना बहुत जरूरी है बच्चे, तभी तो सारी चीजें मैनेज होंगी। क्लियर है बच्चे। चलिए अब जरा अगले पॉइंट में समझते हैं कि ठीक है, न्याय संगत होना जरूरी है, पर इसको किस तरीके से किया जाए। पहले ये सारे पॉइंट्स आप समझ चुके हैं बच्चे। चलिए, यहां तक समझ में आ गया बच्चे ना। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर हमने अपने फायदे के लिए या जो भी है इतनी समस्याएं पैदा हुई। क्लियर है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया बच्चे, मैंने अभी आपको यही समझाया कि याद रखिए, मानव के जीवन के लिए या किसी भी जीवन के लिए और विश्व शांति के लिए जो संसाधन है उनका न्यायचित या न्याय संगत, इसका मतलब न्याय पर आधारित बंटवारा बहुत ही जरूरत है बच्चे। जब तक न्याय नहीं होगी वे चीजें कैसे बैलेंस होंगी, कैसे संतुलित होंगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति के लिए, याद रखेंगे बच्चे, ये हमें दोनों बात जाननी है कि जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति के लिए, क्लियर है, संसाधन का विश्व शांति के लिए संसाधन का न्याय संगत वितरण आवश्यक है। न्याय संगत वितरण क्या है बच्चे, न्याय संगत वितरण आवश्यक है। इस बात को हम नहीं भूलेंगे बच्चे कि जब तक संसाधन का न्याय संगत वितरण, न्याय संगत का मतलब है बच्चे सबों में समान, सबों में समान। तो जब तक हम न्याय संगत वितरण नहीं करेंगे संसाधन का,
तब तक जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति नहीं बनेगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि संसाधन का समाज में न्याय संगत वितरण या बंटवारा क्या है, बहुत ही आवश्यक है सभी जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। बच्चे याद रखिएगा, इस प्रकृति में जो भी जीवन है, सभी जीवन के अस्तित्व को, मतलब उसके वजूद को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है। याद रखिएगा कि हमें संसाधन उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। संसाधन उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि तभी जीवन की गुणवत्ता बनी रहेगी और विश्व शांति होगी। तो सभी बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि संसाधन उपयोग की योजना बनाना बहुत ही क्या है, आवश्यक है, ताकि न्याय संगत वितरण हो सके। इसके लिए बच्चे सभी लोग याद रखिएगा, हमें सतत अस्तित्व पर सतत पोषणीय विकास करना होगा। याद रखिएगा बच्चे, हमें क्या करना होगा, सतत पोषणीय विकास करना होगा। बच्चे सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। तो आपको यह समझ में नहीं आया होगा बच्चे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। याद रखिएगा सभी बच्चे कि सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि पर्यावरण को कम से कम हानि हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए भी संसाधन बचे। तो याद रखिएगा कि हमें संसाधन उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है, और योजना कैसा होना चाहिए, हमारा सतत पोषणीय विकास का होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को क्षति भी नहीं हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे। इसका मतलब है संसाधन का उचित और न्याय संगत क्या करना है, हमें प्रयोग करना है। और सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसके लिए रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुई है। याद रखिएगा, इसके लिए रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुई है 1992 में, जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने के लिए और सतत पोषणीय विकास के लिए लैटिन अमेरिकी एक शहर है बच्चे, रियो डी जेनेरो। उस रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुई, पृथ्वी सम्मेलन हुई। कब? 1992 में सम्मेलन हुई, और उसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। और एजेंडा 21 कहता है कि संसाधनों का न्याय संगत उपयोग हो और सभी में समान रूप से क्या हो, वितरण हो। क्लियर हो चुका? ठीक, तो चलिए बच्चे ये तो सीख लिया। अब जरा सोचते हैं कि संसाधन का नियोजन कैसे हो, थोड़ा उस पर बात करते हैं बच्चे। क्योंकि अगर आप योजना बनाएंगे तो योजना का मतलब क्या हो गया बच्चे, नियोजन हो गया। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट में समझते हैं कि भाई संसाधनों का नियोजन कैसे हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे ना? ये देखिए बेटा, हम अगले पॉइंट में समझते हैं संसाधनों का नियोजन। बच्चे नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, किसी चीज को कैसे उपयोग करना है उसकी योजना बनाना। तो संसाधनों का नियोजन, तो जरा समझते हैं कि संसाधनों का नियोजन कैसे होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक, नाउ लुक एवरीवन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि याद रखिएगा कि संसाधन के नियोजन के लिए सबसे पहले हमें विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन करना है। किसके लिए? विवेकपूर्ण नियोजन के लिए। बच्चे याद रखिएगा, विवेकपूर्ण नियोजन का मतलब होता है आप अपने दिमाग के आधार पर, समझ के आधार पर। इसका मतलब है कि संसाधन के लिए कैसा नियोजन चाहिए, विवेकपूर्ण नियोजन क्या है, आवश्यक है। तो जब आप मेंटली विवेकपूर्ण नियोजन, सोच समझ कर नियोजन करेंगे तो संसाधन जो है सतत पोषणीय होगा, आपको क्या होगा, फायदा भी होगा। जैसे समझिए बच्चे कि भारत में ये और भी महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा कि भारत में बहुत विविधता है। इस बात को हमें समझना है बच्चे कि भारत में क्या है, बहुत ही विविधता है। ठीक है, इसलिए ये भारत के लिए आवश्यक है। इसलिए बच्चे ये क्या है, भारत के लिए आवश्यक है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि भारत जो है बहुत ही विविधता वाला देश है, तरह तरह के खनिज अलग अलग क्षेत्र में है।
इसका मतलब है कि भारत में जो संसाधनों का नियोजन है वो भारत के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि भारत में कुछ प्रदेश ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जिनके पास तरह तरह के संसाधन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जिनमें बहुत कमी है। यानी भारत के कुछ हिस्सों में संसाधन बहुत हैं, पर अगर आप दूसरे कुछ हिस्सों को देखेंगे तो फिर उसमें संसाधन की क्या है, कमी है। अच्छा, कुछ प्रदेश आत्मनिर्भर है संसाधनों में। आप कुछ प्रदेश क्या है, आत्मनिर्भर है संसाधनों में। जैसे बच्चे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब खनिजों में क्या है, आत्मनिर्भर हैं। अच्छा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं बच्चे, तो वहां पर जल संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए विकास की कमी है। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, लेकिन वहां क्या हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख बच्चे आप जानते हैं हिमालय के बेल्ट में है, हिमालय के क्षेत्र में वो ठंडा मरुस्थल है बच्चे, वहां भी ठंडा मरुस्थल है, वहां भी पहाड़ हैं, सड़कें पहाड़ हैं, प्रकृति थोड़ी दुर्गम है, नदियां हैं, लेकिन फिर भी देखिए वहां भी विकास उतना नहीं हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के संसाधन हैं, किंतु उनका समुचित विकास नहीं हुआ है। और अगर समुचित विकास करना है तो जाहिर है कि हमें एक नियोजन बनाना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।